गोपेश्वर की ठंडी हवाओं में एक खबर उड़ रही थी। खबर थी कि हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ को सीमेंट और कंक्रीट की दीवारों में कैद किया जा रहा है। जब यह खबर चिपको आंदोलन के प्रणेताओं में से एक चंडी प्रसाद भट्ट को मिली तो उनके मन में एक ही सवाल उठा, क्या अब हमारी आस्था भी बिक जाएगी? जवाब ढूंढने के लिए भट्ट ने इस निर्माण की जानकारी बटोरनी शुरू की। उन्हें पता चला कि बिरला ट्रस्ट इस मंदिर के गर्भगृह की पारंपरिक शैली को सीमेंट और स्टील से बदलने की प्लान कर रही है। 1976 आते आते मंदिर का गर्भगृह सीमेंट और स्टील की चपेट में आने लगा था। भट्ट ने प्रतिज्ञा ली कि मंदिर किसी भी हालत में नहीं बदला जाएगा। जुलाई 1974 आते आते इस प्रतिज्ञा ने आंदोलन का रूप ले लिया और अगस्त 1974 की जन्माष्टमी के दिन चंडी प्रसाद समेत हजारों लोग ढोल दमाओं और नारों के साथ अपने प्राचीन मंदिर की पहचान को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए और ऐसे शुरू हुआ था बद्रीनाथ को बचाने का एक अनोखा आंदोलन सफल हुआ और बद्रीनाथ धाम का गर्भगृह सीमेंट और स्टील की दीवारों में कैद होने से बच गया। लेकिन आज 51 साल बाद बद्रीनाथ बचाओ आंदोलन की गूंज फिर घाटी में गूंज रही है। बद्रीनाथ धाम में हो रहे इस आंदोलन की जड़ में है बद्रीनाथ मास्टर प्लान। इस मास्टर प्लान का मकसद है कि बद्रीनाथ समेत आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कर आधुनिक और स्मार्ट टाउनशिप तैयार कर दी जाएगी। कुछ इस तरह बद्रीनाथ का कायाकल्प करने की योजना बनाई जा रही है। अब इन तस्वीरों में ये प्लान जितना स्मार्ट दिख रहा है, असल में उतना ही भयावह यहाँ का दृश्य हो सकता है। इस प्लान से न सिर्फ स्थानीय लोग परेशान हैं बल्कि एक्सपर्ट्स भी चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या हो जाएगा अगर सरकार हमारे प्राचीन मंदिर को और उसके आसपास के इलाके को सुंदर और आधुनिक बना लेगी? क्यों एक्सपर्ट्स बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर चिंता जता रहे हैं और क्यों यहाँ के लोग एक बार फिर आंदोलन करने को सड़क पर उतरे हैं? क्या ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ विकास हो और इन्हें भी सुविधा मिले? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने वाले हैं और ये जवाब छुपे हैं बद्रीनाथ मास्टर प्लान के पूरे स्ट्रक्चर में। बद्रीनाथ मास्टर प्लान केंद्र और राज्य सरकार की एक योजना है। ये मास्टर प्लान बद्रीनाथ के 85 हेक्टेयर एरिया को विकसित करने के लिए बनाया गया है। इस मास्टर प्लान में सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया गया है कि किन संरचनाओं को हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि मंदिर क्षेत्र को भीड़ भाड़ से मुक्त किया जा सके। इसके बाद मंदिर प्रांगण को इस तरह बनाया जाएगा कि वहाँ की पहचान और सांस्कृतिक महत्व भी बना रहे और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी बढ़ जाएं। इसके लिए कुछ स्थान तैयार किए जाएंगे ताकि यात्री आसानी से कतार में खड़े हो सकें, घूम सकें और ठहर सकें। इसके साथ ही दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। मंदिर तक पहुंचने के रास्तों को संतुलित और व्यवस्थित रूप से बनाने की योजना रखी गई है ताकि श्रद्धालु आराम से धाम तक पहुंच जाएं। मंदिर परिसर के अलावा और भी कई जगहों पर नए निर्माण करने की योजना इसमें शामिल है। इसमें से प्रमुख ये 15 काम हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इस मास्टर प्लान को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम चरण में शेष नेत्र झील और बद्रीश झील का सौंदर्यकरण, लूप रोड, स्ट्रीट लाइट्स और बाईपास का निर्माण शामिल है। इसके बाद दूसरे चरण में मुख्य मंदिर और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यकरण करना है और तीसरे चरण में मंदिर से शेष नेत्र झील को जोड़ने वाला आस्था पथ का निर्माण होना है। इसके साथ ही अलकनंदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट और घाटों का सौंदर्यकरण किया जाना है। पुलों, पैदल मार्गों का निर्माण, सड़क नेटवर्क, जलापूर्ति, साफ सफाई, स्ट्रीट साइनिंग, रास्ता बताने के लिए लगने वाले मार्गदर्शक बोर्ड भी लगाए जाएंगे। बद्रीनाथ के प्रमुख स्थानों जैसे तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल, व्यास गुफा और माणा गांव को भी ठोस ट्रांसपोर्ट लिंक से जोड़ने का प्लान बनाया गया है।
बद्रीनाथ मास्टर प्लान की इस योजना में गैलरी, संग्रहालय, दशावतार के दृश्य, श्रव्य प्रस्तुति, वेब लाइटिंग जैसे प्रवेश स्थल पर विशेष प्रकाश व्यवस्था भी की जाने वाली है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग लगाई जाएगी ताकि पौराणिक और धार्मिक स्वरूप बना रहे। शेष नेत्र की झील के किनारे शिल्प, सुदर्शन चक्र और ट्री एंड रिवर स्कल्पचर जैसी कलात्मक संरचनाओं का निर्माण मुख्य चौराहों पर किया जा रहा है। सरकार ने CSR और अन्य फंड से ये आइकॉनिक संरचनाएं लगवाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पहले चरण में 9 सरकारी विभागों जैसे नगर पंचायत, पुलिस, जल संस्थान, पर्यटन विभाग की 22 इमारतों को तोड़कर उन्हें नए स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी भी गठित की गई है ताकि योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके। इनमें से कई काम हो चुके हैं और बाकी बचे हुए काम फिलहाल हो रहे हैं। ऐसे में जब काम शुरू हो गया है तो अब स्थानीय लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, तो इसका उत्तर भी इस मास्टर प्लान के अंदर ही है। दरअसल इस योजना को मूर्त रूप देने के रास्ते में कई लोगों के घर और दुकानें आ रही हैं और उन्हें हटाया जा रहा है, खासकर मंदिर के आसपास जो घर बसे हुए हैं। इन्हें यहां से हटाकर दूसरी जगह विस्थापित करने और मुआवजा देने का प्लान भी इस योजना में शामिल है और यही सबसे बड़ी दिक्कत की जड़ बन रही है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 20 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के पीछे कई वजहें हैं। इसमें पहली है धाम की पौराणिक धार्मिक शिलाओं से छेड़छाड़ होना। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बद्रीनाथ धाम में पौराणिक शिलाओं के साथ छेड़खानी और तोड़फोड़ की जा रही है। आंदोलनरत लोग कह रहे हैं कि अलकनंदा तट पर धड़ल्ले से हो रहा निर्माण कार्य नदी के कटाव की वजह बन सकता है। रास्ते से कई शिलाओं को हटाया जा रहा है जिन पर लोगों की आस्था है। उनका कहना है कि मास्टर प्लान के तहत जो बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे पौराणिक महत्व कहीं न कहीं विलुप्त होता जा रहा है। हकूकधारी, पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित और स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत भले ही बद्रीनाथ में विकास कार्य हों, लेकिन जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो अपने आप में एक महत्व रखती हैं। ऐसे में इन पौराणिक शिलाओं को संरक्षित करने की मांग उठाई जा रही है। दिक्कत बस इतनी भर नहीं है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर स्थानीय लोग भी चिंता जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि योजना पर सरकार ने तो न किसी की सलाह ली है और न ही पारदर्शिता का ख्याल रखा गया है। सरकार जिन घरों को तोड़ रही है उनके लिए कोई पुनर्वास नीति तक अभी तक तैयार नहीं की गई है। संघर्ष कमेटी के चेयरमैन जमुना प्रसाद रेवानी कहते हैं कि सरकार ने बिना अनुमति कई घरों को तोड़ दिया है। मंदिर के चारों ओर 75 मीटर की परिधि में अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन 90% लोगों ने इसके लिए NOC नहीं दिया है और ना ही उन्हें कोई मुआवजा अभी तक मिला है। वो कहते हैं कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा वे NOC देने को तैयार नहीं हैं। वहीं लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की रूट में पड़ने वाले सुग्रीव शिला को भी तोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा था कि यहां पर निर्माण कार्य करने के लिए इनकार कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सुग्रीव शिला को तोड़ दिया जा रहा है। मान्यता है कि यहाँ त्रेता युग में लंका युद्ध के दौरान भगवान राम के मित्र सुग्रीव ने तप किया था। ये शिला उसी स्मृति से जुड़ी हुई है। ऐसे में स्थानीय लोगों समेत पंडा समाज आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं और उन्होंने सरकार के सामने अपनी ये 5 प्रमुख मांगे रखी हुई हैं। पहली मांग है कि 4 धाम यात्रा के लिए यात्रियों की सीमित संख्या को समाप्त किया जाए। दूसरी मांग है कि श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के कार्यों को स्थानीय निवासियों की समस्याओं का समाधान करने के बाद पूरा किया जाए। तीसरी मांग उठाई जा रही है कि श्री बद्रीनाथ धाम को जिला प्राधिकरण से बाहर रखा जाए और चौथी मांग उठाई जा रही है कि मास्टर प्लान से प्रभावित परिवारों को विस्थापन नीति के अंतर्गत मिलने वाले भवनों, भूमि की रजिस्ट्री और भूमि में अंश राजस्व उनके नाम दर्ज किया जाए ताकि लोगों को बाद में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और 5वीं मांग है कि इस प्लान में पंचभैया मोहल्ला
कुबेर गली के प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति स्पष्ट की जाए और विस्थापन के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाए। आंदोलन और सारे विरोधों के बीच जिस हिसाब से बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये जल्द भी पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी नजरअंदाजगी जो सरकार कर रही है वो है हिमालय की इकोलॉजी को ध्यान में ना रखना। आज भले ही बद्रीनाथ धाम का क्षेत्र स्मार्ट टाउन बन जाए, लेकिन प्रकृति के सामने ये नहीं टिक पाएगा। आपको शायद जोशीमठ याद होगा, जिसके धंसने के पीछे कई बातें कही गई थी। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये पूरा क्षेत्र हिमालय के ऐसी जगह पर बसा हुआ है जिसे मोरेन कहा जाता है और ये क्षेत्र ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता है। फिर जब हम बात करते हैं बद्रीनाथ की, तो इसे जोशीमठ से भी ज्यादा कमजोर बताया जा रहा है। ये हम नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। भूवैज्ञानिक एसपी सती का कहना है कि जोशीमठ की तुलना में बद्रीनाथ में ज्यादा खतरा है। जमीन की बनावट की दृष्टि से ये घाटी वी आकार की नहीं बल्कि यू आकार की है और इसकी दोनों ओर पहाड़ सीधे खड़े हैं। घाटी के दोनों किनारों पर ग्लेशियल मोरेन हैं, जिन पर पूरा नगर बसा हुआ है। ये ढीला और असंगठित ग्लेशियल मलबा है जिसका भार सहने की क्षमता काफी कम है। ऐसे में यहाँ पर भारी निर्माण कार्य करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको यहाँ बता दें कि बद्रीनाथ धाम में सदियों से शंख बजाना तक वर्जित है, लेकिन जिस स्थान में शंख तक बजाना वर्जित है, आज हम उस क्षेत्र पर इस तरह का भारी भरकम निर्माण कार्य कर रहे हैं और फिर तब हम बोलते हैं कि आपदाएं प्राकृतिक हैं। जी नहीं, प्राकृतिक नहीं, आपदा आपने खुद बुलाई है। शुरुआत में हमने आपको चंडी प्रसाद भट्ट के 1974 बद्रीनाथ बचाओ आंदोलन के बारे में बताया था। उस आंदोलन का कारण भी बद्रीनाथ में हो रहा निर्माण कार्य ही था। उस वक्त तो चंडी प्रसाद भट्ट की सुन ली गई थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। चंडी प्रसाद भट्ट ने इस बार भी सरकार को जगाने की कोशिश की थी। उन्होंने 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बद्रीनाथ धाम में निर्माण के नुकसान बताने के लिए एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने साल दर साल यहां आई आपदाओं का जिक्र किया था और साथ ही याद दिलाया था कि 1974 में कैसे इस क्षेत्र में पूर्ण कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया गया था और कैसे यहां होता निर्माण इस स्थान की पौराणिकता को बदल सकता है। अब उनके इस पत्र का कितना असर हुआ, उसका जवाब हम सभी के सामने साफ साफ है। बद्रीनाथ के नरनारायण गेस्ट हाउस के बलदेव मेहता कहते हैं कि पिछले 1.5 साल से बद्रीनाथ में बिना सोचे समझे तोड़फोड़ की जा रही है। कोई इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है। अलकनंदा नदी के दोनों किनारों पर बने घाट तोड़े जा चुके हैं और अगर आने वाले दिनों में अलकनंदा का जल स्तर बढ़ा तो बाढ़ का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। एक और निर्माण कार्य है तो दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज है, जिसकी मार लगातार हिमालय पर पड़ रही है। ग्लेशियर पिघलने, भूस्खलन बढ़ने की खबरें अब आम सी होने लगी हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा खतरा उत्तराखंड को है। ये हम नहीं बल्कि फ्यूचर रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट कह रही है। इसमें देवभूमि को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल किया गया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में तापमान वैश्विक औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ पर ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। एक और प्रकृति की मार है और दूसरी ओर हमारे इस क्षेत्र में दखलंदाजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका नुकसान भी हमको और यहाँ आने वाले पर्यटकों को ही उठाना पड़ रहा है। हाल ही में आई धराली आपदा का भी यही निचोड़ निकला है कि धराली एक डेब्रिस फ्लो फैन है। इसका मतलब ये है कि धराली का बाजार एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां पर एक पंखे के आकार का भू आकृतिक निर्माण है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बार बार आई बाढ़ों और उनके साथ आए मलबों की गाद से बना होता है।
मतलब साफ है कि ये इलाका जहां आज होटल, लॉज, दुकानें, होम स्टे और घर खड़े थे, पहले से ही अस्थिर और मानवीय बस्ती के लिए सही जगह नहीं थी। यहाँ पहले भी बाढ़ आती रही है, लेकिन उसके बावजूद बीते 2 दशकों में इस क्षेत्र में निर्माण कार्य तेजी से बढ़ा है। पर्यटन और व्यापार के दबाव में यहाँ जो ढांचे खड़े किए गए, उन्हें प्रकृति के लिहाज से बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया है और नतीजा हम सबके सामने है। और अब बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर भी इसी तरह के खतरे जताए जा रहे हैं। लेकिन क्या सरकारें सुनेंगी और क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? तो जवाब है, कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि एक्सपर्ट्स कई सालों से सरकारों को चेतावनी देते आ रहे हैं और सरकार है कि उसे कंस्ट्रक्शन के शोर में इनकी आवाज़ कभी नहीं सुनाई देती। खैर, धराली आपदा की पूरी कहानी क्या है और क्या हमें इसमें सुधारने की ज़रूरत है, इन सभी ज़रूरी सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। ज़रूर देखें और साथ ही ज़रूर बताएं कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर आप क्या सोचते हैं। ये जो विकास का मॉडल उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है, इससे आप पर कितना असर पड़ता है, इसके बारे में ज़रूर बताएं और इसके साथ ही हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।